तो जीरो स्पर्म विद फेल्ड टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन, उनको डोनर स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। जिसको भी अपने शुक्राणु दान करने उन बैंक के पास जाता है, रजिस्टर करता है, अपने टेस्ट कराता है सारे के सारे, और वहाँ वो अपना सैंपल दे देता है। बिकॉज वी डोंट वांट कि स्पर्म के साथ किसी भी तरह की बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो। आई थिंक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डोनर इग्नोर ये कहीं ना कहीं किसी सेंटर की इनकॉम्पिटेंस दिखाता है। पर गौरव, ये चीज़ एक्चुअली ये लॉ आया ही उन सब चीज़ों के बाद व्हेन अ लॉट ऑफ पॉपुलर नेम्स गॉट हाईलाइटेड बिकॉज दे अंडरवेंट सरोगेसी अनइंडिकेटेड। एक डोनेशन प्रोसेस जो है ना, इसमें देखो इंसान इन्वॉल्व है, दूसरा एक, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जाते हैं कि हम उसका कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाय, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं मेल और फीमेल हेल्थ के बारे में। और वो सभी हमारे व्यूअर्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आईवीएफ के लिए ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आज का पॉडकास्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईवीएफ पिछले 40 सालों से हो रहा है, पर आज की डेट में भी आईवीएफ को डायरेक्टली वो रिलेट करते हैं कि बच्चा अपना नहीं होगा। तो इतने सालों से, हम करीब 15 सालों से आईवीएफ कर रहे हैं, और बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनको एक्चुअली बाहर से एग या स्पर्म लेने की ज़रूरत पड़ती है और उनके बच्चे में जेनेटिक मेकअप उनका हो सकता है ना हो। तो आज का पॉडकास्ट है हमारा थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में। सो वेलकम गौरव सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है जब आप आईवीएफ में जाते हो तो आपके अपने एग और आपके अपने स्पर्म यूज़ नहीं हो रहे हैं, ज़्यादातर वो बाहर से ले जाते हैं। ऐसा सच नहीं है। बहुत ही कम केसेस में जहाँ पे एग नहीं बन पा रहा है या स्पर्म नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हीं केसेस में आप बाहर से स्पर्म या oocyte लेते हो। तो आज का पॉडकास्ट थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन पे, जैसा मैडम ने बोला, स्पर्म डोनर, oocyte डोनर और सरोगेट के बारे में। तो मैडम एक ही करके शुरू करते हैं। तो पहला है कि ये स्पर्म डोनर या शुक्राणु किन लोगों को चाहिए होते हैं? गौरव, ऑब्वियसली बात है, जिनके अपना स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है, यानी उनके जो सीमन के एनालिसिस है उसमें ज़ीरो स्पर्म है, और साथ ही ये भी देखा जा चुका है कि टेस्टिकुलर टिश्यू में से भी कोई स्पर्म प्रोडक्शन नहीं है। तो ज़ीरो स्पर्म विद फेल्ड टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन, उनको डोनर स्पर्म की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है दैट इज़ रिलेटेड टू द मेल पार्टनर, उस केस में भी बाहर से स्पर्म लिया जाता है। सो एसेंशियली यही दोनों चीज़ें हैं जिसमें हम डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कई बार ना आप पेशेंट जाते हैं और पैथोलॉजी लैब से या छोटी मोटी लैब से करा लेते हैं जिनके पास सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं बैठा देखने के लिए, तो एक सीमेन की ड्रॉप डालते हैं और बोलते हैं स्पर्म नहीं है उसमें। तो उससे भी पेशेंट को लगता है कि मेरे पास स्पर्म नहीं है, मुझे डोनर ही लेना पड़ेगा। हालांकि ये सच नहीं है। अगर आप एक आईवीएफ सेंटर में विजिट करेंगे जहाँ पे एक ट्रेन एम्ब्रियोलॉजिस्ट बैठा है, तो क्या पता उसी इजैकुलेट के अंदर से आपके स्पर्म मिल जाए। अगर वो भी नहीं होता तो जैसा आपने बताया कि हम टेस्टिस के अंदर तक जा सकते हैं और वहाँ से स्पर्म ढूंढ के निकाल सकते हैं और वो आपके यूज़ में आ सकता है। तो बहुत ही कम चांस होता है कि आपको डोनर स्पर्म की तरफ जाना पड़े। सो डोनर स्पर्म वी नो कि किसको ज़रूरत है, पर एक्चुअली स्पर्म आता कहाँ से? हाउ डज वन गेट अ डोनर सीमेन सैंपल? अच्छा, रिसेंटली हमारी इंडियन गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने इस सेगमेंट के लिए अलग ART बैंक्स बनाए हैं। ठीक है, उन बैंक्स का काम क्या है? उन बैंक्स का काम है प्रोवाइड कराना स्पर्म डोनर एंड oocyte डोनर्स। तो वहाँ से सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ART बैंक से आपके स्पर्म आते हैं। उसमें आता कैसा है कि जिसको भी अपने शुक्राणु दान करने उन बैंक के पास जाता है, रजिस्टर करता है, अपने टेस्ट कराता है सारे के सारे, और वहाँ वो अपना सैंपल दे देता है। सो फॉर आवर व्यूअर्स जो हमें कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि देन दे वांट टू बी अ स्पर्म डोनर, यू आर नॉट सपोज टू कॉन्टैक्ट एन आईवीएफ सेंटर। आप ART बैंक्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ही आप डोनेट कर पाएंगे। सो स्पर्म डोनर कौन हो सकता है? अच्छा, बहुत सारे लोग मूवीज़ देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे एक आई थी विकी डोनर, को उन्हें लगता है भाई कि ये एक अच्छा प्रोफेशन है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, इवन आई गो आउट एंड माई फ्रेंड्स इवन आस्क कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इससे तो बहुत पैसे मिलते होंगे और बार बार कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो? तो बस ये सच्चाई है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है मेल 21 साल से 55 साल के बीच में, मैरिड अनमैरिड, बट वंस इन लाइफ टाइम, सिर्फ एक ही बार आप अपने शुक्राणु दान दे सकते हैं। एंड देयर मे नॉट बी एनी प्रोफेशनल कॉम्पनसेशन टू इट। यस, एंड देयर इज
देयर इज़ जनरली नो प्रोफेशनल कॉम्पनसेशन टू इट। आपकी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए जो आप या आपका कुछ लॉस हो रहा है उसके लिए आपके कुछ पैसे मिल सकते हैं। आपको इसके बदले में टीवी, फ्रिज और कार नहीं मिलने वाली है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई जो स्पर्म डोनर है वो ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं। देखो गौरव, बेसिक टेस्ट जिसके अंदर कि वो फिजिकली फिट है, एग्जामिनेशन, मेंटल हेल्थ ठीक है और इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, बिकॉज वी डोंट वांट कि स्पर्म के साथ किसी भी तरह की बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो। सो ये बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं। आइडियली सैंपल फ्रोज़न होना चाहिए और फ्रोज़न स्टेट में हमारे पास बैंक से आता है, उसको डिफ्रीज करके फिर हम यूटिलाइज करते हैं। सो बेसिक इन्फेक्शन टेस्टिंग एंड फिजिकल फिटनेस अगर एक स्पर्म डोनर मीट कर रहा है तभी उनका सीमेन सैंपल यूटिलाइजेबल होता है। सो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हम अपनी फैमिली से ही किसी को स्पर्म डोनर ले सकते हैं नहीं, या जिसने हमारे लिए स्पर्म डोनेट किया कैन बी मीट दैट पर्सन और नॉट। अच्छा, इसमें दो बातें होगी कि पहला कि जो स्पर्म डोनर है उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जो गाइडलाइंस बोलती है वो ये बोलते हैं कि एनोनिमस होना चाहिए, आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड। और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आपको बैंक से बात करनी है, बैंक आपको ना स्पेसिफिकेशन दे देगा, करेक्टर्स बता देगा कि भाई हाइट कैसी है, स्किन कलर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, टेस्ट कैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन चूज़। तो एनोनिमिटी मेंटेन करनी आप मिल नहीं सकते। सेकंड, अगर आपको अपने ही किसी रिलेटिव को स्पर्म डोनर बनाना चाहते यूज़ करें तो उसके लिए एक रूट है। रूट इज़ द सेम कि उसको ART बैंक जाना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर उसको एक कोड मिलेगा रजिस्टर्ड, उसके बाद ही वो स्पर्म डोनेट कर सकता है। बट ऑनेस्टली इन प्रैक्टिस जब मुझसे ये बात पूछते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आपको इनफैक्ट नहीं जानना चाहिए, ना नॉन डोनर लेना चाहिए। दे वुड से दैट हमारे जेनेटिक्स ज़्यादा मिलेंगे अगर हम नॉन लेंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इसमें इमोशनल कॉम्प्लिकेशन बाद में हो सकती है। आई एग्री विथ यू। अगर नॉन स्पर्म हमारा सोर्स होगा या फिर आपको पता होगा कि किससे डोनेट किया है, आगे चल के देयर कैन बी issues which we have seen turn into legal hassles also and feuds in the family. So it is better that a sperm donor is anonymous, and for that reason even egg donor should be anonymous. अभी हमने जैसे बात करी स्पर्म डोनेशन की, ऐसे एग डोनेशन भी होती है। तो वो कौन से पेशेंट है जिनको एग डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है? देखो, बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न वी आर सीइंग कि आजकल एग रिजर्व बहुत जल्दी डिक्लाइन कर रहा है। सो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इन एयर लेट 30s दे हैव स्टॉप सीइंग देयर पीरियड्स एंड दे हैव अटेन्ड अर्ली मेनोपॉज। तो अब उनके अब अंडे नहीं बन रहे हैं। सो इफ दे वांट टू प्लान अ प्रेगनेंसी दे विल हैव टू गो फॉर डोनर एग। सेकेंड, जिनको ऑलरेडी मेनोपॉज हो चुका है इन द नॉर्मल एज ग्रुप, क्योंकि लॉ कहता है कि आप 50 साल तक प्रेगनेंसी के लिए या ART सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज अराउंड 45-48 के बीच में रहती है। तो वो सब फीमेल्स भी जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनको एग डोनेशन के लिए जाना पड़ता है। देन देर आर पीपल हु बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स के वो IVF करा रहे हैं बार बार, पर पुअर एग क्वालिटी की वजह से एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे और IVF फेल हो रहा है। फॉर देम ऑल्सो egg donation is a good modality. Then recently as we had a patient जिसमें the female was carrier of a genetic mutation, तो उस केस में भी changing the egg, और उनके पहले इस बात की वजह से बच्चा जो था affected था, abortion हुए थे, तो उस केस में भी choosing an egg donor is a wiser option for healthy pregnancy. These category of women should go for egg donation. So उन्हें donor egg का सहारा लेना चाहिए। सो एग डोनेट आखिर कौन कर सकता है? एक कोई क्राइटेरिया होगा कि कोई एक फीमेल एग डोनेट कर सकती है, वो कौन फीमेल्स है? अच्छा, जो उसका क्राइटेरिया वो है कि एक फ़ीमेल जिसकी एज 21 साल से 35 साल के बीच में हो और वो मैरिड हो। और मेरे ख्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि वो प्रूवन फर्टिलिटी के साथ हो। तो दैट एड्स कि हाँ, उसके अपने ही अंडों से उसका अपना बच्चा भी है, तो वो आपकी भी हेल्प कर सकती है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि एग डोनेशन होती कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? देखो, स्पर्म डोनेशन के कंपैरिजन में इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। बाय मैस्टरबेशन द सैंपल इज प्रोवाइडेड टू द बैंक। वेयर एज एग डोनेशन में क्या होता है, जो भी फीमेल एग डोनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है, फिजिकली फिट है, ब्लड टेस्ट वगैरह ठीक है, इन्फेक्शन स्क्रीन नेगेटिव है, एंड अल्ट्रासाउंड पे सबसे इंपॉर्टेंट उनका एग रिजर्व बहुत अच्छा है, तभी हम उनको सेलेक्ट करते हैं। तो एक IVF का पूरा प्रोसेस वो अंडरगो करती हैं। फ्रॉम अ स्टार्ट ऑफ अ साइकिल, पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन से 10-12 दिन के इंजेक्शन उन्हें ऑन अ डेली बेसिस लगते हैं, 3-4 बार अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एंड देन अंडर एनेस्थीसिया एग रिट्रीवल का प्रोसेस होता है। सो वो जो एग रिट्रीव किए जाते हैं वो फिर कपल में मेल पार्टनर के स्पर्म से फ्यूज किए जाते हैं टू मेक द एम्ब्रियोज, एंड देन दोज एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड एंड इम्प्लांटेड इन द फीमेल हु इज इंटेंडिंग फॉर अ प्रेगनेंसी। सो इट इज़ नॉट दैट ईजी एज अ स्पर्म डोनेशन। वो पूरी साइकिल में
इंजेक्शंस ले रही हैं और अंडर एनेस्थीसिया एक एग रिट्रीवल का प्रोसेस अंडरगो कर रही है. और a lot of centers they do more donor cycles as compared to self cycles. Does choosing a donor egg increase the success rate of IVF? आई थिंक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डोनर एग मोर ये कहीं ना कहीं किसी सेंटर की इनकॉम्पिटेंस दिखाता है, जो मुझे लगता है. तो जहाँ ज़रूरत है वहीं करना चाहिए. हाँ, ये बोल सकते हैं कि भाई डोनर एग से रिजल्ट क्यों अच्छे आते हैं, इसके पीछे की रीज़न है. जो एक एम्ब्रियो बनता है उसमें 95% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ एग का होता है या oocyte का होता है. तो अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन वो एक यंग लेडी के हों जिसकी प्रूवन फर्टिलिटी है, तो चांसेस हैं कि अच्छा एम्ब्रियो बनेगा और प्रेगनेंसी जल्दी आएगी और हेल्दी आएगी. ऑल्सो बिकॉज एग डोनर का नंबर जनरली होता है ज़्यादा, तो हमारे पास एक से ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी हो सकते हैं. वी मे हैव सरप्लस एम्ब्रियोज टू फ्रीज एंड देन अ कपल कैन टेक अ सेकेंड चांस ऑल्सो विद द सेम सेट ऑफ एग्स दैट हैव बीन रिट्रीव्ड इन वन साइकिल. तो कहीं ना कहीं एक अश्योरिटी मिलती है कपल को अगर वो डोनर एग के लिए जाते हैं. बट एट द सेम टाइम हमने जैसा बात किया, जिसको बिल्कुल ज़रूरत है उसे ही डोनर एग के लिए जाना चाहिए, वरना ट्राई करना चाहिए कि अपने ही एग से प्रेगनेंसी आ जाए. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, इसके साथ ना मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं मैं तो सुंदर हूँ, मैं फेयर हूँ, मेरी हाइट अच्छी है, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, तो क्या मैं डोनर भी चूज़ कर सकती हूँ कि वो मेरी तरह दिखती हो कम से कम? तो कोई क्राइटेरिया है? देखो, अगर हम अपने लेवल पे एज हाउ डू वी चूज़, हम कपल को बोलते हैं आप एक फॉर्म फिल कीजिए, डोनर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें वो अपने हाइट, वेट, कलर, ब्लड ग्रुप, फिजिकल फीचर्स वगैरह मेंशन करते हैं. एंड we try to match our donor with the patient, but then at the same time exact match मुश्किल है. फिर भी हम चाहेंगे कि जो भी ये ट्रेट्स हैं जो भारी हमें दिख रहे हैं उनको हम कहीं ना कहीं पे मैच करके चले व्हेन वी चूज़ एन एग डोनर. इन्फेक्शन टेस्टिंग करके चले, बेसिकली उनकी हिस्ट्री ले लें डिटेल, उनके अपने बच्चे ठीक है नहीं, जैसे आपने बोला कि अपना बच्चा होगा तो एश्योरेंस रहेगी कि फर्टिलिटी प्रूवन है, वो यंग हैं, उनका एज ग्रुप ठीक है. सो किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि मैच हो जाए. बट अगर वो चाहें कि बिल्कुल एग्जैक्टली उनके जैसी हो तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है. इसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस उन्हें लानी चाहिए जो भी डोनर प्रोसेस के लिए जा रहे हैं. ओके. इसके साथ साथ ना एक और मैंने जो जनरली क्वेश्चन देखा है, और मैंने अगर मैं भी उनकी जगह होता तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछता. जैसे मुझे लगता है मेरा IQ अच्छा है, मेरे जेनेटिक्स अच्छे हैं, तो जो मैं किसी और का अंडा या लेने जा रहा हूँ या स्पर्म लेने जा रहा हूँ, क्या उसका भी सेम इंटेलिजेंस लेवल है? क्या उसके भी वही जेनेटिक्स हैं जो मेरे पास है? क्योंकि वो बच्चा मेरे साथ रहने वाला है ज़िंदगी भर. तो मैं चाहूँगा कुछ हद तक जो इंटेलिजेंस मेरे पास है, जैसा मैं दिखता हूँ, जिस एक्सीलेंस से मैं काम कर सकता हूँ, वो भी वैसा ही कर पाए. तो ये चीज़ हम कैसे अश्योर करते हैं जब हम oocyte डोनर लेते हैं? तो अगर एज आई सेड इसको हम श्योर नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स जेनेटिक टेस्टिंग पॉसिबल है. अगर कोई कपल स्पेशली इफ़ दे हैव अ जेनेटिक रीज़न टू गो फॉर डोनर, वो डिमांड करते हैं कि आप डोनर का जेनेटिक टेस्ट कराएं, तो हम जेनेटिक टेस्ट करा सकते हैं. द प्रोसेस बिकम्स अ लिटिल लेंदी बट देन इट इज़ स्टिल पॉसिबल. IQ टेस्टिंग के क्राइटेरियाज है वो किया जा सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड पीपल हु आर डोनेटिंग एग्स, right, they do, but at the same time they may not have all the financial means as you do. So it may not be a low IQ person because they have studied less. It could be just absence of resources to obtain it. ऐसा हो सकता है कि वो भी ठीक ठाक दिमाग के हो, बट देन वो इतनी पढ़ाई नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास मीन्स नहीं थे. सो प्योरली सिलेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन कितना पढ़ा लिखा है या फिर कौन कितना सुंदर है, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी राइट वे टू डू इट. बट एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा लॉ इस पे थोड़ा सा एम्बिगुअस है, अगर कोई सोचता है कि वो इसी क्राइटेरिया में डोनर ढूंढते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, तो वो ART बैंक के थ्रू रूट इन कर सकते हैं. अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा सुंदर डोनर, इफ़ दे समबडी इज़ विलिंग टू डोनेट फॉर देम, तो ART बैंक के थ्रू ला सकते हैं. वी वुड बी हैप्पी टू टेक अ डोनर दैट दे आर गेटिंग हु मीट्स द क्राइटेरिया दे आर लुकिंग फॉर. अच्छा, क्योंकि एग डोनेशन प्रोसेस जो है ना, इसमें देखो इंसान इन्वॉल्व है दूसरा एक, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जाते हैं कि हम उसका कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं. तो एज अ पेशेंट, और बहुत सारे पेशेंट ने भी पूछा और मैं भी जानना चाहूँगा ये कि ऐसा तो नहीं होता हम कि डोनर को कुछ ज़्यादा पेन दे रहे हैं, उसका कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं? देखो, एग डोनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एक वॉलंटरी चीज़ है. तो एक कोई भी फीमेल जो एग डोनेशन के लिए आती है, हम भी उससे काउंसिल करते हैं, ART बैंक भी काउंसिल करता है कि प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या होगा. उनको पता है कि उन्हें रोज़ इंजेक्शन लगाए जाएंगे, बट हमने पहले भी बात की, IVF के सारे इंजेक्शन बिल्कुल इंसुलिन की सिरिंज से लगाए जाते हैं, बहुत पतले होते हैं, अपने आप लगा सकती हैं. तो ऐसा भी नहीं उनको सारे इंजेक्शन आके सेंटर पर लेने हैं.
ट्रैवल टाइम कम हो जाता है, ये नहीं कि दे आर लूजिंग ऑन देयर वेजेस, वो अपना काम छोड़ छोड़ के इसके लिए आ रही है, नहीं, वो इंजेक्शन उन्हें समझा दो। मोस्टली डोनर अपने आप लगा पाती है इंजेक्शन, 10 दिन इंजेक्शन लेते हैं, 3-4 बार अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं। और बिकॉज ऑफ एनेस्थीसिया ये प्रोसीजर जो है वो बहुत सेफ है, छोटा प्रोसीजर है, माइल्ड स्टिमुलेशन रखते हैं, जो भी बेहोशी में अंडा निकालने का काम करते हैं वो भी जल्दी से वाइंड अप हो जाता है विदाउट रियली कॉजिंग एनी प्रॉब्लम टू द डोनर। एंड उन्हें पहले से बता के चलते हैं कि क्या सिम्टोमेटोलॉजी हो सकती है, उन्हें क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे रहेगा। अगर उनका इस चीज़ के लिए मेंटल मेकअप होता है तो ही वो इस प्रोसेस के लिए जाते हैं। सेकेंडली, देयर इज़ एन इंश्योरेंस फॉर देम। अगर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ होता है, तो दे हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस। ऑल डोनर्स बाय लॉ शुड बी मेडिकली इंश्योर्ड एंड दे विल बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। तो बेसिकली मुझे लगता है जैसे एक पेशेंट अपने लिए एग रिट्रीवल कराता है, वैसे ही उतना ही एक डोनर के साथ हो रहा है। बिल्कुल, तो कुछ ऐसा आप गलत नहीं कर रहे हैं, गलत ग्रॉसली नहीं उसके कर रहे हैं साथ और ज़्यादा गलत नहीं कर रहे हैं आप बिल्कुल उसके सही। साथ। इसके साथ ना मैंने बहुत कन्फ्यूजन देखी है लोगों को, एग डोनेशन एंड सरोगेसी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैडम, कि एग डोनेशन क्या होती है और सरोगेसी क्या होती है? सो दैट्स वेरी राइट। जब हम अगर काउंसिल करते हैं इन सब रीजंस पे कि आपको डोनर एग की ज़रूरत होगी, तो उनको ही लगता है पेशेंट को कि वो प्रेग्नेंट खुद नहीं होने वाले। देन आई हैव टू रियली सिट डाउन एंड टेल देम दैट आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ सरोगेसी। देखो, प्रेगनेंसी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है, स्पर्म, एग एंड यूट्रस, राइट। हमने डोनर एग की बात की, डोनर स्पर्म की बात की। सरोगेसी इज़ टोटली डिफरेंट। उसमें एग फीमेल से आएगा, स्पर्म मेल से आएगा, एक कपल का जो एम्ब्रियो बनेगा वो कोई और कैरी करने वाली है। अब दैट इज़ द सरोगेट, जो अपने यूट्रस में इस एम्ब्रियो को 9 मंथ्स तक कैरी करेगी। So surrogate is only and only providing the uterus for the 9 months of pregnancy to continue. She is not giving the donor egg. So इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको डोनर एग के लिए बोला है तो सिर्फ और सिर्फ एग का इशू है, यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं है। हम डोनर से एग लेंगे, आपके हस्बैंड से उसको फ्यूज़ करेंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे और ट्रांसफ़र आप ही में करेंगे ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। वेरी सिंपल। तो इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि भाई सरोगेसी किन्हें चाहिए होती है और किन लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए सरोगेसी? तो अगर बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन है, देखो सरोगेसी का लॉ बिल्कुल अलग है और वो क्लियरली बताता है कि वो लोग जो अपने आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिनका अपने आप पहले कोई बच्चा नहीं है एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट बिकॉज यूट्रस इज अनफिट, या यूट्रस हो सकता है एब्सेंट हो। अनफिट यूट्रस क्या होता है? जिसके अंदर पहले प्रेगनेंसी बहुत बार फेल हो चुकी है, रिपीटेड मिसकैरेजेस हो गए हैं, रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स हैं, लाइनिंग बहुत पतली है, एडेशंस हैं कि अंदर सब कुछ चिपका हुआ है और अब उस यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती है, तो वो यूट्रस अनफिट है। ऐसी ही कुछ कंजेनिटल कंडीशंस होती हैं जिसमें फीमेल में यूट्रस होता ही नहीं है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या है, फीमेल को एक ही रास्ता होता है प्रेग्नेंट होने का। उनके पास एग तो हैं, उनके हस्बैंड के पास स्पर्म तो है, पर यूट्रस नहीं है, तो एम्ब्रियो लैब में बनाया जाए आईवीएफ से और उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए एक सरोगेट मदर में। अच्छा मैडम, इस क्वेश्चन को पूछने का रीज़न ये था कि ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो दिखता है, नाम लेना शायद ठीक नहीं होगा, पर आपको बहुत सारे दिखते होंगे जिनको दिखता है कि भाई उन्होंने सरगेसी कराई और उनके पास बच्चे हैं थ्रू आईवीएफ। इट इज़ जस्ट टू अवॉइड प्रेगनेंसी, वो खुद कैरी नहीं करना चाहते और किसी और के थ्रू कराना चाहते हैं। तो क्या ये एक इंडिकेशन है? लोगों को बहुत देखा है मैंने, आते हैं बोलते हुए कि भाई मेरे को भी यही करना है। सुपर गौरव, ये चीज़ एक्चुअली ये लॉ आया ही उन सब चीज़ों के बाद व्हेन अ लॉट ऑफ पॉपुलर नेम्स गॉट हाईलाइटेड बिकॉज दे अंडरवेंट सरोगेसी अनइंडिकेटेड। मतलब प्रेगनेंसी वो शायद कैरी कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, बाय चॉइस उन्होंने सरोगेसी कराए, पहले बच्चे थे ऑलरेडी, तो इसलिए अब जो लॉ है वो ये स्ट्रिक्टली कहता है अगर आपके पास पहले बच्चा है तो आप सरोगेसी के लिए नहीं जा सकते, और सिर्फ इन्हीं सूरतों में सरोगेसी की जा सकती है जब यूट्रस अनफिट है प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए। सो गौरव, फॉर आवर ऑडियंस प्लीज टेल कि सरोगेट कौन होती है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बी अ सरोगेट? अच्छा, सरोगेट एक लेडी ही होगी डेफिनेटली जिसकी एज 25 साल से 35 साल, वो मैरिड होनी चाहिए और उसका एक बच्चा होना चाहिए, तभी वो सरोगेट बन सकती है। एंड एज पर लॉ उसके लिए कोई फाइनेंशियल कंपनसेशन नहीं है, इट शुड बी अल्ट्रुस्टिक ओनली, इट शुड नॉट बी कमर्शियल। दिस एक्चुअली केम इन द लॉ कि कोई उसके लिए भरपाई नहीं है, तो जो भी सरोगेसी के लिए जाना चाह रही है शी शुड अंडरस्टैंड दैट शी इज़ डूइंग इट फॉर एन अल्ट्रुस्टिक रीजन ओनली। ये सब बनाने का रीज़न ही यही था क्योंकि ये चीज़ों का कहीं ना कहीं मिसयूज़ कुछ लोगों ने करा है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक लॉ आया है कि हाँ आप इसको आप मिसयूज़ नहीं करें
और जिनको इंडिकेशन है, जिनको ज़रूरत है, सिर्फ वही पेशेंट इसको ऑप्ट करें। सो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम सरोगेसी के लिए जा रहे हैं तो हमें एक फीमेल में से एग भी मिल जाएंगे, तो सेम सरोगेट कैन गिव अस द एग ऑल्सो। नो नो, गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है इस बात को लेके कि सरोगेट एक चीज़ चाहिए तो सरोगेट से सिर्फ आपको यूट्रस ही लेना है। एग भी चाहिए आपको तो आप बाहर बैंक से ले लीजिए। और इस पर एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सरोगेसी के लिए जा रहे हैं तो पेरेंट्स में से या तो माँ या बाप या मदर या फादर किसी का भी एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आप oocyte भी डोनर ले लो, मतलब एग भी डोनर ले लो, स्पर्म भी डोनर ले लो और सरोगेसी पे चले जाओ। बेसिकली एम्ब्रियो डोनेशन विद सरोगेसी, इससे अच्छा है तो गवर्नमेंट बोलती है आप बच्चे ही अडॉप्ट कर लो। ये एक सही तरीका नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि एटलीस्ट एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तभी आप सरोगेसी भी जा सकते हैं। अच्छा मैडम ना, बड़ा मुश्किल होता है जैसे एज अ मेल भी ये बोलना कि मेरे पास स्पर्म नहीं है टू मेक द चाइल्ड। फॉर अ फीमेल ऑल्सो ये बोलना कि आई डोंट हैव दैट एग जिससे मैं बच्चा बना पाऊँ, या फिर ये बोलना कि ये मेरी बॉडी इनकॉम्पिटेंट है टू प्रोड्यूस अ बेबी। तो ये आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, उन पेशेंट को कैसे समझाते हैं कि ये इसको किस तरीके से हैंडल करें? इवन मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एक जगह है कि आपको डोनर एग चाहिए, डोनर स्पर्म चाहिए, बट देन एट द सेम टाइम इस चीज़ को अपनी काउंसलिंग में एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस डिसीजन मेकिंग में बहुत रोल रहता है कि आप उन्हें बताओ कि जो फैक्ट है सो है, एंड if the desire to have the baby is so strong, this is the only step that they should go for. As I tell to all my patients, देखो ये जो टाइम होता है जिस पे उन्हें डिसाइड करना है कि वो डोनर एग के लिए जाएं या डोनर स्पर्म के लिए जाएं, ये बहुत मुश्किल होता है। बट वंस द प्रेगनेंसी हैपन्स एंड उसके बाद जब डिलीवरी होती है, ये सारा टाइम इंसान भूल जाता है। ये इट इज़ वेरी नेचुरल, बट इसके थ्रू जाने में आई ऑलवेज टेल दैम दैट एक एग डोनर स्पर्म डोनर लेना, डोंट थिंक दैट यू आर लूजिंग द टच विद द बेबी इज स्टिल गोइंग टू बी योर्स। जेनेटिक मेकअप की बात करें तो अगर हम एग डोनर ले रहे हैं तो स्पर्म तो एटलीस्ट फादर से आ रहे हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम स्पर्म डोनर ले रहे हैं तो एग का जेनेटिक मटीरियल मदर से आ रहा है। द बेबी विल स्टिल हैव योर जीन्स, द बेबी विल स्टिल बी योर्स, इवन इफ अ सरोगेट इज गेटिंग प्रेग्नेंट, वंस शी डिलीवर्स द बेबी इज ऑल योर्स। तो आपका जो इवेंचुअल डिज़ायर है टू हैव अ बेबी विल बी फुलफिल्ड बाय दिस, बट देन दिस प्रोबेबली कैन टेक अ ईयर और सो। एंड ये जो एक साल है उसमें आपको इमोशनली मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है अगर आप वो डिज़ायर्ड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो। सो वेल गौरव, दैट वाज रियली वेरी इन्फॉर्मेटिव, एंड हमने बहुत क्लियरली आई थिंक कोशिश करी अपने ऑडियंस को बताने की कि IVF का मतलब हमेशा डोनर एग डोनर स्पर्म नहीं है। अपना खुद का बच्चा होने की ज़्यादा चांसेस है, सिर्फ कि कुछ ही लोगों को बाहर से एग या स्पर्म या सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई होप हमारे ऑडियंस के काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो पाए होंगे इससे। पर टू रैप अप, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें एक लॉ की वजह से गवर्नड है, जिसकी वजह से आपको ये लीगल राइट्स भी मिलते हैं कि जो बच्चा चाहे स्पर्म डोनर से हो, एग डोनर से हो या सरोगेसी के थ्रू हो, वो आप ही का बच्चा रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आप ही के नाम पे होगा एंड आपकी इसमें लीगल प्रोटेक्शन है। At the same time, there are a lot of paperwork, affidavits, consents and insurances that are done for the surrogate and the egg donor to keep the surrogate and the donor egg safe and also you safe. So जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, see to it that सारे पेपरवर्क पूरे हों ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए अगर आप बाहर से एग स्पर्म ले रहे हैं या सरोगेसी के लिए जा रहे हैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगी हमारे सारे व्यूअर्स से, दैट वी नो दैट यू हैव बीन वाचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।